सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. Guys, how are you? It's me Navid again. Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के बारे में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें जो पहला टॉपिक हमारे पास जाता है वो हमारे पास जाता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल डेट वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल इट्स कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है कि जब भी ग्रुप ऑफ पीपल जो है किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए इकट्ठे काम करते हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए, तो डेट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। अब ये चीज़ें पहले आपने पढ़ी हुई है, यहाँ पे हम सिर्फ इनको हम डिटेल में नहीं डिस्कस कर सकते, यहाँ पे हम सिर्फ इनको जो मेन पॉइंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट है वो इनको डिस्कस करेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन की हमारे पास जनरली 3 टाइप्स की होती है: लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टॉप ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इसमें जाता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसमें जो पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है फ्रॉम टॉप से लेकर बॉटम की तरफ। तो इट इज़ बोरोड फ्रॉम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से इसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। इट्स सिंपल। अब ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है सिंपल है। इट जनरेट्स स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करेंगे किसी भी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, तो उससे एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है अमंग द वर्कर्स। डिसीजन कैन बी टेकन क्विकली, और इसमें हम डिसीजन जो है वो क्विकली ले सकते हैं इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद नेक्स्ट में जाता है हमारे पास लाइन एंड स्टॉप ऑर्गेनाइजेशन। और लाइन एंड स्टॉप ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन है लाइन ऑर्गेनाइजेशन और स्टॉप ऑर्गेनाइजेशन की। इट इज़ अनसुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स, लेकिन लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट इज़ मच सिमिलर टू लाइन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट दैट इट हैज़ डिफरेंट हेड फॉर डिफरेंट फील्ड्स। अब इसमें क्या होता है कि ये भी सेम जो है मच सिमिलर टू जैसी लाइन ऑर्गेनाइजेशन है वैसी है ये, लेकिन इसमें क्या होता है कि डिफरेंट फील्ड्स के लिए डिफरेंट हेड्स रखे हुए होते हैं। अलग अलग फील्ड्स के लिए अलग हेड्स रखे हुए होते हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स इज अवेलेबल एट ऑल लेवल्स। कंस्ट्रक्शन के वर्क के किसी भी स्टेज पे हमारे पास यहाँ क्या होती है कि एक्सपर्ट्स की एडवाइस जो है वो अवेलेबल होती है। स्टॉप एट साइट इज competent टू टेक डिसीजंस एंड हैंस वर्क इज नॉट डिलेड। इसमें जो स्टाफ होता है साइट पे, अब साइट इंजीनियर की एग्जांपल ले लो, उसको इतनी अथॉरिटी होगी तो कि वो साइट पे जो भी काम कर रहा होगा उनके रिकॉर्डिंग अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आएगी तो वहाँ पे वो डिसीजंस ले सकता है। उसको कोई अपनी हायर अथॉरिटी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है या एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। इतनी उसकी उनके पास पावर्स होती है, तो उसकी वजह से जो काम में डिलेज वगैरह आते हैं वो नहीं आते, अननेसेसरी डिलेज नहीं आते हैं। इट्स एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सिस्टम जो है एफिशिएंट भी है और इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि द ओनली डिसएडवांटेज इज इफ द एक्सपर्ट्स एडवाइस इजेंट प्रॉपरली डिफाइंड देयर मे बी कन्फ्यूजन बिटवीन द स्टॉप। अगर जो एक्सपर्ट्स की एडवाइस जो अगर वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं की गई कि एक्सपर्ट्स चाहते क्या है, कि जो वर्कर्स है उनके बीच में कन्फ्यूजन आ सकती है कि अथॉरिटी ने हमें क्या डिसीजन दिया, हम कर क्या रहे हैं, अगर उसको क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो ये डिसएडवांटेज है। उसके बाद तीसरा आ जाता है हमारे पास फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि इन दिस ऑर्गेनाइजेशन द वर्क इज डिवाइडेड इन सच अ वे दैट ईच पर्सन हैज टू परफॉर्म मिनिमम नंबर ऑफ फंक्शंस। तो इसमें क्या किया जाता है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है सबसे बेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो है जो वर्कर जिस काम में उसकी स्पेशलाइजेशन होगी उसी के हिसाब से उसको काम दिया जाता है। तो अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि एडवांटेज में इसमें क्या होता है कि पहला वही पॉइंट आ जाता है कि डिवीजन ऑफ वर्क इज डन ऑन द बेसिस ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन। अब जो लेबर जिसमें स्पेशलाइज्ड होगा उसको वही काम दिया जाएगा। अब जो मैसन का काम जानता है उसको मैसन का काम दिया जाएगा, जो सुपरवाइजरी का काम जानता है उसको सुपरविजन का काम दिया जाएगा। तो जो जिसमें एक्सपर्ट होगा वही काम दिया जाएगा। मैनुअल वर्क इज सेपरेटेड फ्रॉम मेंटल वर्क। इसमें क्या होता है कि मैनुअल वर्क जो है वो मेंटल वर्क से सेपरेट किया जाता है। मतलब जिसको मैनुअल वर्क देना उसको सिर्फ मैनुअल वर्क ही देना, तो जिसको ऑफिस वर्क देना वो सिर्फ ऑफिस वर्क ही करेगा। तो एज पर लेबर स्पेशलाइजेशन उनको काम दिया जाता है। तो उससे क्या हो जाता है कि लेबर पे जो बर्डन जो है वो कम हो जाता है। तो सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होगी, उसी हिसाब से वो आगे काम करेंगे। अब डिसएडवांटेज ये है कि इट इज डिफिकल्ट टू रन एंड मैनेज। इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को रन करना और मैनेज करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। नो क्लियर कट लाइन ऑफ अथॉरिटी। इसमें जो है क्लियर कट लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि हर वर्कर को अपने अपने लेवल की अथॉरिटी होती है इसमें, तो डिसीजन लेना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है इसमें। ये थी हमारे पास कुछ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इसमें जाता है फंक्शंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है उसके फंक्शंस क्या क्या है। द एम्स ऑफ मैनेजमेंट इन कंस्ट्रक्शन वर्क आर टू एग्जीक्यूट द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्लान्ड मैनर। कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का मेन काम ये होता है कि जो भी हम काम करेंगे उसको एक एफिशिएंट और प्लान्ड मैनर से उस काम को करना है। द मेन फंक्शंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट आर, जो हमारे पास मेन फंक्शन है मैनेजमेंट के उसके क्या क्या फंक्शन है। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास प्लानिंग। प्लानिंग तो ये नाम से ही पता चल जाता है कि प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, लेबर, मटेरियल, फाइनेंस वगैरह एटसेट्रा। प्लानिंग में हम यही प्लान करते हैं कि हमने काम को कैसे करना है,
क्या करना है, कैसे करना है, हमारा फाइनेंशियल सोर्स क्या है, लेबर का सोर्स क्या होगा, मटेरियल का सोर्स क्या होगा, कि जब भी हम किसी चीज़ को करने से पहले जो उसके बारे में एक एफिशिएंट और डिटेल्ड प्लानिंग करते हैं, तो डेट इज नॉन एज प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं कि यही काम को कैसे करना है, कौन सा मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन हम इसके लिए अडॉप्ट कर सकते हैं, मटेरियल सप्लाई हम कहाँ से करेंगे, लेबर कहाँ से अवेलेबल हो सकती है हमारे पास, क्या हमारे पास मटेरियल साइड पे अवेलेबल हो सकता है। तो जो भी हम प्लानिंग करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टार्ट करने से पहले, तो डेट इज नॉन एज प्लानिंग। ये फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन ये है कि किसी भी काम को करने से पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक डिटेल्ड प्लानिंग करनी पड़ती है उसके लिए। सो नेक्स्ट स्टेप जब हमारी प्लानिंग होगी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। हमने क्या करना पड़ता है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्रिएट करना पड़ता है। किसी भी काम को करने के लिए एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स क्रिएट करने पड़ते हैं। सिंगल इंसान जो है किसी काम को अचीव नहीं कर सकता है, तो ग्रुप ऑफ वर्कर्स की हमें जरूरत होती है किसी भी काम को अचीव करने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप करना है। फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब होता है कि हर वर्कर को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। अब जो सुपरवाइजर है उसको सुपरविजन का काम देना है, जो मैसन है उसको मैसनरी का काम देना है, जो लेबर है उसको लेबर का काम करना है। तो हर बंदे को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए कि मेरा क्या काम है इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो उससे क्या होगा कि कंफ्यूजन अमंग वर्कर जो है वो नहीं होगी। अब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही पता नहीं होगी कि मैं यहाँ पे मेरा रोल क्या है यहाँ पे, तो वो एक दूसरे के बीच में क्या हो जाएगी, कंफ्यूजन या कन्फ्लिक्ट हो सकती है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का। अब ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ वर्क और मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन पे। अब हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वर्क है वो कितना ज्यादा है और कौन सा मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन अडॉप्ट कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट फंक्शन इसमें आ जाता है हमारे पास डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग में क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स मोटिवेशन, गाइडलाइंस, सुपरविजन एंड लीडिंग द एम्प्लॉइज। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी गाइडलाइंस आती है, जो भी मोटिवेशन वगैरह आती है, वर्कर्स को देना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, उनको सुपरवाइज करना कि काम जो है कैसा हो रहा है, वो सारा जो है किसमें जाता है, डायरेक्टिंग। बैनर्स वगैरह पब्लिश करवा सकते हैं, गाइडलाइंस काम को कैसे क्या करना है। मोटिवेशन के लिए जो है हम सेमिनार्स वगैरह जो है क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करना उनको वर्कर्स को कि काम कैसे करना है। डेट इज नॉन एज डायरेक्टिंग। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारे पास आ जाता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का, कि जो हमारे पास मैनेजमेंट है उसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क। अब जो प्रोग्रेस ऑफ वर्क है उसको मॉनिटर करना, उसको देखना कि काम कैसा चल रहा है। कंपेयरिंग वर्क विद एक्चुअल ड्राइंग। अब जो हमारा एक्चुअल साइड पे काम हो रहा है उसको एक्चुअल ड्राइंग के साथ कंपेयर करना है कि ये एज पर ड्राइंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। चेकिंग क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वर्क, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि क्वालिटी कंट्रोल में हम क्या करते हैं कि हमारा जो काम हो रहा है साइड पे वो एज पर स्पेसिफिकेशन या एज पर स्टैंडर्ड्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। तो ये सारा चीज क्या करना है, अपने एक्चुअल वर्क को एक्चुअल ड्राइंग के साथ या स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करना, डेट इज नोन एज कंट्रोलिंग। तो ये भी किसका काम होता है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का ही काम होता है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट इसमें आ जाता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का फंक्शन, उसका क्या है, लास्ट उसमें आ जाता है क्रिएटिंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट एट द साइड। कि जो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे एक वर्कर्स के बीच में फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ताकि अगर हम फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो हमारे पास जो प्रोग्रेस ऑफ वर्क वो भी ज्यादा हो सकती है। आपस में जो वर्कर्स हैं वो उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट्स वगैरह नहीं आएंगी। अगर कोई कन्फ्लिक्ट्स वगैरह आ गई तो उनको सॉल्व करना है। इससे हमारे पास जो है प्रोग्रेस ऑफ वर्क काफी ज्यादा हो सकती है। अगर वर्कर्स के बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट होगी तो प्रोग्रेस ऑफ वर्क पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये भी काम किसका होता है, ये भी मैनेजमेंट का ही काम होता है कि वर्कर्स के बीच में एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना। इट विल श्योरली हेल्प टू अचीव कॉमन गोल। तो अगर हम फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे साइड पे, तो जो भी हमारा गोल होगा जिसके लिए हम सारे जो है जो सारे के सारे वर्कर्स उसके लिए काम कर रहे हैं, पूरी मैनेजमेंट उसके लिए काम कर रही है, तो उसको हम इजिली अचीव कर सकते हैं। तो ये मेन 5 फंक्शंस हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के। फर्स्ट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। तो ये मेन 5 फंक्शंस हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के। आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के बारे में। ये कंस्ट्रक्शन प्लानिंग होता क्या है। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग ये हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया, प्लानिंग पीछे भी आया। फंक्शंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में पहला जो पार्ट आया था हमारे पास कंस्ट्रक्शन प्लानिंग ही आया था। तो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में हम यही डिसाइड करते हैं, डिसाइडिंग व्हाट टू डू, क्या करना है हमने, व्हेन टू डू, कब करना है, और हाउ टू डू, और कैसे करना है, ये हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। प्लानिंग ये नाम से ही पता चल जाता है और बेसिक टर्म है। प्लान में हम यही कर सकते हैं कि इस काम को कैसे करना है, कब करना है और कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, तो इसको हम प्लानिंग कहते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल सोर्स जो है हम देखते हैं कि अगर मैं अभी सपोज करो मैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा हूँ कहीं, या आप जो है एज अ कॉन्ट्रैक्टर कहीं जा रहे हो किसी काम को करने के लिए, तो सबसे पहले आपने देखना है कि आप इस काम को करने जा रहे हो, आपके लिए फाइनेंशियल सोर्स क्या है, कहाँ से आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है, तो वो चीज़ सबसे पहले आपने प्लान करनी है। अब लेबर कहाँ से लाओगे, आप अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर साइट पे है या नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल साइट पे अवेलेबल होगा या ट्रांसपोर्ट करके लाना है, मैन मशीन्स वगैरह ये साइट पे अवेलेबल हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो है प्लानिंग में आती। अब प्लानिंग जो है हमारे पास अलग अलग टाइप्स की, इट हैज फॉलोइंग टाइप्स। अब नीचे हम देखते हैं कि प्लानिंग हमारे पास कितनी टाइप्स की होती है। तो फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास जॉब प्लानिंग।
तो जॉब प्लानिंग में हमारे पास क्या हो जाता है कि मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क की जो हमारा काम है जिसको हमने करना है उसके लिए हमने कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है इस काम को करने के लिए। मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे पास अलग अलग होते हैं, 3D कंस्ट्रक्शन होता है, विंग वॉल कंस्ट्रक्शन होता है। अब वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसमें हम यही करते हैं कि फर्स्ट इसमें देखते हैं कि मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कि जो हमारा काम है उसको हम किस मेथड से कौन सा मेथड अडॉप्ट करके इस काम को करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ जॉब कितना हमारे पास जो है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना है, स्टिपुलेटेड टाइम कितना है इसको कंप्लीट करने के लिए, वो भी हम जॉब प्लानिंग में करते हैं। और प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज में सबसे पहले आ जाता है मटेरियल्स हमारा, कि मटेरियल जो है हमारे पास अवेलेबिलिटी साइट पे अवेलेबल होगा या नहीं, या ट्रांसपोर्ट करके लाना है। सोर्सेज हमारे पास फाइनेंशियल सोर्स वगैरह क्या है, तो जो भी सोर्स रिसोर्सेज उस चीज को करने के लिए हमें लगेंगे, जो हम प्रोजेक्ट पकड़ रहे हैं उसके लिए जो रिसोर्सेज है उनको प्लान करना, ये भी हमारे पास जॉब प्लानिंग में आता है। नेक्स्ट फिर आ जाता है हमारे पास टेक्निकल प्लानिंग। जब जॉब प्लानिंग हमारा हो गया, प्लान करेगा प्रिपरेशन ऑफ जॉब लेआउट, फिर जॉब लेआउट बनाएगा वो। उसके बाद फाइनलाइजेशन ऑफ डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशंस, ये भी टेक्निकल प्लानिंग में आएगी कि हमारा जो डिजाइन है उसको फाइनलाइज किया जाएगा। स्पेसिफिकेशन काम को करने के लिए जो गाइडलाइंस हमने फॉलो करनी है उसके बारे में हम प्लान करेंगे। डिटेल ड्राइंग, एस्टिमेट्स वगैरह, वो सारा किसमें जाता है, टेक्निकल प्लानिंग। डिटेल ड्राइंग बनानी है, उसकी एस्टिमेट वगैरह बनाना, ये सारा टेक्निकल प्लानिंग में आता है। सो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जाता है प्री टेंडर प्लानिंग, कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो टेंडर डालने से पहले किन किन चीज़ों के बारे में प्लान करता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर डज प्री टेंडर प्लानिंग आफ्टर रिसिप्ट ऑफ टेंडर नोटिस एंड बिफोर सबमिटिंग बिड। अब आप देखो, आप एग्जांपल ले लो, हमारे पास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है या आर&बी डिपार्टमेंट है। अगर उन्हें कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना होगा तो वो सबसे पहले जो है एक नोटिस डालेंगे, टेंडर ये कॉन्ट्रैक्टर्स को नोटिस डालेंगे कि अगर आप कोई जो भी इंटरेस्टेड है इस काम को करने के लिए तो अपनी वो कॉन्ट्रैक्ट डाल सकता है इस चीज़ के लिए। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है टेंडर डालने से पहले इन इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेगा, तब जाके वो उसके लिए उस प्रोजेक्ट को करने के लिए टेंडर डालेंगे। तो किस चीज़ के बारे में प्लानिंग करेगा टेंडर डालने से पहले वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनको आप अच्छे से देखिएगा। केयरफुली स्टडी ऑफ ड्राइंग, अब जो ड्राइंग है उस प्रोजेक्ट की उसको अच्छे से स्टडी करेगा। टाइम कितना है हमारे पास, टाइम लिमिट कितनी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए 5 साल लगते हैं, किसी को 10 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं। टाइम ड्यूरेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इन चीज़ों के बारे में कॉन्ट्रैक्टर चीज़ों के बारे में प्लान करेगा। रिक्वायर्ड मटेरियल, कितनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड है उसको करने के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल क्या साइड पे हो सकती है या नहीं हो सकती है। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर साइड पे हो सकती है या नहीं हो सकती है। मैन मशीन्स वगैरह कहाँ पे अवेलेबल हो सकती है। इन चीज़ों के बारे में भी कॉन्ट्रैक्टर जो है प्लान करेगा पहले। कंसिडरिंग द प्रॉफिट मार्जिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सबसे पहले जो है वो इसके बारे में भी देखेगा हमारे पास, जो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ कितने परसेंट मुझे यहाँ से प्रॉफिट हो सकता है। ऐसे आपको पता हो कि जब भी हम एस्टिमेट करते हैं उसमें जो हम एनालिसिस ऑफ रेट करते हैं उसमें हम 10% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट जो है वो रखते हैं कि हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होगा वो 10% होगा टोटल कॉस्ट का। ऑफ रिस्क वगैरह जो है वो सारी इसमें डिस्कस करेगा, कितना परसेंट मुझे प्रॉफिट यहाँ से मिल सकता है। लिमिट ऑफ रिस्क वगैरह जो है, कितनी जो है चांसेस ऑफ रिस्क यहाँ पे कितने हैं, वो सारा ये जो है प्री टेंडर प्लानिंग करेगा। पहले टेंडर डालने से पहले ये प्लानिंग करेगा। उसके बाद आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट प्लानिंग। जब हमारे पास उसकी एक्सेप्टेंस होगी, अब उसने कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया, उसने टेंडर डाल दिया, वो टेंडर उसका एक्सेप्ट हो गया। तो अब जिस कॉन्ट्रैक्टर का टेंडर एक्सेप्ट हो गया, अब सबका एक्सेप्ट नहीं होता, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। जिसका एक्सेप्ट हो गया उसके बाद जो है अब वो क्या डिस्कस करेगा, उसके बाद क्या प्लान करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट प्लानिंग में आएगा। आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू अंडरटेक फर्दर प्लानिंग। जब उसका टेंडर एक्सेप्ट हो गया वो कुछ और प्लान करेगा। अब वो देखेंगे हम किन किन चीज़ों के बारे में प्लान करेगा। वो ये प्लान करेगा कि स्टडिंग अल्टरनेटिव्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन मेथड। अब इस कंस्ट्रक्शन वर्क को मैं कितने मेथड से कर सकता हूँ, कितने कितने अल्टरनेटिव्स मेरे पास प्रेजेंट है किसी इस काम को करने के लिए। क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल, लेबर, इक्विपमेंट्स एटसेट्रा, वो इन फिर देखेगा कितनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मुझे ज़रूरत है। अब एक्चुअली देखेगा वो लेबर कितनी ज़रूरत है, इक्विपमेंट्स वगैरह कितनी ज़रूरत है इस वर्क को करने के लिए। लेआउट ऑफ साइट कैसा है, सर्विस रोड्स वहाँ के लिए अवेलेबल है कि नहीं, मटेरियल को मुझे थ्रू बाई रोड में वहाँ पे पहुँचा सकता हूँ या बाई कैसे लेना पड़ेगा, वो सारा जो है इसके बारे में डिस्कस करेगा। फैसिलिटीज़, लेबर को फैसिलिटीज़ वगैरह वहाँ पे क्या क्या मिल सकती है, ये सारी चीज़ें जो है वो आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर ये प्लानिंग वो करेगा। उसके बाद शेड्यूलिंग तो आपको पता ही है, शेड्यूलिंग नाम से ही पता चल जाता है कि वो शेड्यूल बनाएगा, हर चीज़ का शेड्यूल बनाएगा। किस दिन में मुझे कितनी मशीन्स चाहिए, कितनी लेबर चाहिए, कितनी इक्विपमेंट्स चाहिए, शेड्यूलिंग में आएगा। अब इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी हम वो पढ़ भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको आइडिया दे सकता हूँ, ये चीज़ सेंस की बात है, इसको बंदा खुद भी देख सकता है। नीड फॉर शेड्यूलिंग, अब शेड्यूलिंग क्यों ज़रूरत है आपको, अगर हम शेड्यूल नहीं करेंगे, हमें ये शेड्यूलिंग ही नहीं होगी तो अपनी मर्जी से काम करने स्टार्ट कर देंगे। पता ही नहीं होगा इस दिन कितनी मशीनरी लगनी है, इस दिन कितना, जितनी रिक्वायरमेंट्स होगी उसी हिसाब से हमें मशीनरी यूज़ करनी है। अब रिक्वायरमेंट एक मशीन की होगी तो हमने शेड्यूल किया ही नहीं होगा, तो हम एक ही जगह 10 ले आएंगे वहाँ पे, तो बाकी जो है वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। तो इसलिए शेड्यूलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी काम को करने के लिए। और शेड्यूलिंग जो हर चीज़ की शेड्यूलिंग की जाती है, मटेरियल की शेड्यूलिंग की जाती है, लेबर की शेड्यूलिंग की जाती है, मशीन्स की शेड्यूलिंग की जाती है, हर चीज़ की शेड्यूलिंग की जाती है। शेड्यूल के हिसाब से उनका फिर यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जाता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन जो है बहुत कॉमन सी टर्म है
और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब क्या होता है कि कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बिफोर स्टार्टिंग एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। एस्टिमेट हम क्यों बनाते हैं? अगर हम एस्टिमेट नहीं बनाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि इस प्रोजेक्ट की प्रोबेबल कास्ट कितनी हो सकती है। तो एस्टिमेट में हम क्या करते हैं कि अप्रॉक्सीमेट कास्ट निकालते हैं प्रोजेक्ट की, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जो हम उसकी अप्रॉक्सीमेट कास्ट निकालते हैं ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कास्ट लग सकती है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो उसको हम एस्टिमेट कहते हैं। इससे हमें आइडिया मिल सकता है पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। अब सपोज करो किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अगर हम रफ कास्ट निकालेंगे, एस्टिमेट बनाएंगे 10 लाख, फिर हम 10 लाख के हिसाब से ही देखेंगे कितना मटेरियल लग सकता है, कितनी लेबर लग सकती है, कौन सा मेथड हम इसके लिए अडॉप्ट कर सकते हैं, तो पूरा आइडिया लग जाता है फिर उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो एस्टिमेट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब एस्टिमेट को बनाने के लिए जनरली हमें 3 चीज़ों की जरूरत होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे बड़ा से बड़ा एस्टिमेट हो, चाहे छोटा से छोटा एस्टिमेट हो, ये 3 चीज़ें मस्ट होती है किसी भी एस्टिमेट को बनाने के लिए। तो फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास ड्राइंग। अब जिस प्रोजेक्ट को हम बना रहे हैं या जिस प्रोजेक्ट को हमने बनाना है उसकी ड्राइंग हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए। दूसरा स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है गाइडलाइंस। किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें किन किन गाइडलाइंस को फॉलो करना है, तो डैट इज नोन एज स्पेसिफिकेशंस। फिर उसके बाद जाता है लास्ट, फिर एनालिसिस ऑफ रेट्स। रेट हमें पता होना चाहिए किस मटेरियल का क्या रेट चल रहा है। अब सपोज करो कि हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग में हमें सबसे मेजर मटेरियल जो लग रहा है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील वगैरह लग रहा है। अब सीमेंट का रेट क्या चल रहा है, कोर्स एग्रीगेट का रेट क्या चल रहा है, फाइन एग्रीगेट्स का रेट क्या चल रहा है, सारा जो है हमें अवेलेबल होना चाहिए, तब जाके हम एस्टिमेट बना सकते हैं। तो आपको पता है कि हमारे पास जो ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, R&B डिपार्टमेंट, इनके पास जो एक डिजाइनर शेड्यूल रेट्स की बुक अवेलेबल होती है, उसी रेट के हिसाब से फिर हमें आगे जो है एस्टिमेट प्रिपेयर किया जाता है। अब उस रेट में जो है चेंजेस आती रहती है एज पर द कास्ट ऑफ मटेरियल। जो करंट मार्केट के हिसाब से उनकी कास्ट वैरी करती रहती है, तो उसमें भी वेरिएशंस होती रहती है। तो ये था हमारे पास कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कंस्ट्रक्शन प्लानिंग फंक्शंस, जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं वो हमने डिस्कस किए। उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया। फिर लास्ट में हमने एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के बारे में थोड़ा जो मैम ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।